इस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे कि हाइपोथैलेमस सब लोग आई थिंक सुने ही होंगे, सब लोग जानते होंगे हाइपोथैलेमस क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका सबसे पहले उसको देखेंगे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि एग्जाम के लिए आपके लिए हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस और हाइपोथैलेमस का फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखना है आपको तो न्यूक्लियस और फंक्शंस देखें और लोकेशंस को स्किप करें। ओके, अगर अदरवाइज कॉन्सेप्ट बनाना है देन यू कैन वॉच अबाउट द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत कुछ पता होता है बट लोकेशन के बारे में उन्हें पता नहीं होता। सो लोकेशन के बारे में देखना आई थिंक जरूरी है, देख लो, अच्छा लगेगा। देखो, लोकेशन के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो सेक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये पूरा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली ये जो है ये पॉन्स है, ये मेडुला है और यहाँ नीचे स्पाइनल कॉर्ड है ये। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पीछे ये सेरेबेलम है और ऊपर मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। एक्चुअली मिड ब्रेन तक तो बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होता है, मिड ब्रेन के ऊपर जाके बहुत सारे लोग आई थिंक दे गेट प्रॉब्लम। सो मिड ब्रेन के ऊपर देखें तो थोड़ा सा मैं ओरिएंट कर दूंगा आपको कि ये जो मिड ब्रेन के ऊपर होता है वो एक्चुअली थैलेमस होता है। मिड ब्रेन के ऊपर क्या होता है? थैलेमस होता है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने यहां बनाया है, थोड़ा इस पे ध्यान देना। ये तो मैं समझा दिया कि ये क्या था, यहां ध्यान देना। ये एक्चुअली ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, और यहां पर ये जो है वो दोनों ऑप्टिक नर्व क्रॉस करके ऑप्टिक काइस्मा बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक काइस्मा बना रहे हैं। हाइपोथैलेमस क्या कहां से कहां तक होता है? हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन की जस्ट ऊपर वाले पार्ट से शुरू होगा और ये ऑप्टिक कियास्मा तक जा रहा होता है। ठीक है, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कहां से कहां तक बोला मैंने कि मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर से शुरू होगा, थैलेमस के जस्ट नीचे, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर से शुरू होगा और ये ऑप्टिक कियास्मा तक जा रहा होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है ये पूरा। थोड़ा और डिटेल में मैं बोला कि बता रहा हूं, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं इधर। अब देखो सेम पिक्चर, ये पूरा यहां से यहां तक जो है ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पॉन्स, ये मेडुला और ये हमारा सेरेबेलम। ठीक है, अब देखो ये जो है ये थैलेमस है, इधर भी थैलेमस है। थैलेमस के बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है और ये थर्ड वेंट्रिकल आगे तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये आगे तक एक्सटेंड कर रहा होता है, पूरा थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस कहां कहां प्रेजेंट होता है? तो हाइपोथैलेमस फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और एंटीरियरली जाते हुए लोअर पार्ट ऑफ द लिटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो हाइपोथैलेमस इधर ऐसे शुरू होगा, इधर फिर ये ऐसे आता है। ठीक है, ये इससे जाके मिलेगा, ये मतलब थोड़ा अच्छे से मैं इसको दिखा रहा हूं। देखो लेटरल वॉल जो होगा वो बनाया हाइपोथैलेमस थर्ड वेंट्रिकल का, लेटरल वॉल बनाया, फ्लोर बनाया, एंटीरियरली भी बना देता है, एंटीरियर भी जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हाइपोथैलेमस है। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर बायलेटरली सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो है हाइपोथैलेमस में, वहां पर बायलेटरली एक स्वेलिंग टाइप का होता है, उसको हम मैमिलरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, मैमिलरी न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे एक मीडियम स्वेलिंग होता है, उसको ट्यूबर साइनेरम बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबर साइनेरम। ठीक है, और उसके थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है। ट्यूबर साइनेरम, देन इन्फंडिबुलम आता है। ठीक है, और इन्फंडिबुलम के थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्यूबर साइनेरम इन्फंडिबुलम को छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये मैमिलरी न्यूक्लिया, ये पूरा ये सारा जो है ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? थोड़ा और अच्छे से यहां देखते हैं। देखो मान लो कि ये हाथ जो है तुम्हारा हाइपोथैलेमस है और इधर ये मान लो कि ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के का लेटरल वॉल से हाथ का ये अंगूठा इस तरफ का उस तरफ का बना रहा है और फ्लोर जो है जैसे ये बना रहा है फ्लोर हाथ, तो लिटरल वॉल और फ्लोर हाथ बना रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस है।
ये मान लो कि मैमिलरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, मीडियन बायलेटरल स्वेलिंग, और एक मीडियन स्वेलिंग बताया था मैंने ट्यूबर साइनिडम, ठीक है, और वहां से ये इन्फंटिबुलम से फिर पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस ओवरऑल बोले तो क्या होता है कि ये थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर में प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर में प्रेजेंट होता है, यहां फ्लोर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेटरल वॉल बनाएगा, और इधर का भी लेटरल वॉल, इधर का भी लेटरल वॉल, ठीक, इतना ही था। ये हाइपोथैलेमस के बारे, लोकेशन के बारे में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो हाइपोथैलेमस को दो पार्ट में बांट रहा होता है हमारा, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है वो दो पार्ट में बांटा हाइपोथैलेमस को। कौन कौन सा पार्ट में बांटा? एक तो मान लो ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फर्दर क्या होता है, राइट और लेफ्ट वाले जो पार्ट होते हैं, फर्दर राइट और लेफ्ट वाले जो पार्ट होते हैं उसको दो पार्ट में बांट रहा होता है। एक फाइबर होता है हमारे पास, ठीक है, एक फाइबर होता है हमारे पास, उस फाइबर का नाम होता है फॉर्निक्स। ये जो मैं कलर कर रहा हूं ये फॉर्निक्स है, ठीक है, यहां ये फॉर्निक्स है। ये फॉर्निक्स आता है और क्या करता है कि हाइपोथैलेमस को अगेन जो राइट पार्ट है उसको दो पार्ट में और लेफ्ट पार्ट को दो पार्ट में बांट दिया। तो राइट पार्ट को एक मीडियल पार्ट में और दूसरा लेटरल में, अगेन लेफ्ट को भी मीडियल और लेटरल में बांट दिया, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस में कौन कौन से हो गए, एक मीडियल पार्ट हो गया और एक लेटरल पार्ट हो गया। अब देखो दोनों पार्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे मासेस ऑफ ग्रे मैटर होते हैं, उन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो लेटरल पार्ट में पूरा का पूरा सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस का नाम क्या है, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। उस न्यूक्लियस का नाम क्या है, पूरा लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, यहां पर सेम पिक्चर वहां पर जो मैं बनाया था, यहां पर ये देखो ये मैमिलरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी है, समझ में आ गया? ओके, ये फॉर्निक्स मैंने बताया था, ठीक है, और यही फॉर्निक्स जो है ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस को दो पार्ट मीडियल और लेटरल में बांट दिया। लेटरल में सिर्फ एक न्यूक्लियस, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। लेटरल साइड का न्यूक्लियस हम देख लिए, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। अब मीडियल साइड के न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, ठीक है, मीडियल साइड के न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। अब देखो इधर जो है मान लो कि ये पूरा हाइपोथैलेमस है, ये पूरा जो है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो इस हाइपोथैलेमस में सबसे आगे वाले पार्ट एक्चुअली कौन सा सेक्शन है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारा एक आदमी है, ये इसका नाक है, तो हमने ऐसे काटा इसको, ठीक है, और फिर इस तरफ से आके देख रहे हैं, ठीक है। ये आदमी है, ये इसका नाक, ये पीछे, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ठीक है। तो हमने इसको बीच से काट दिया है और इधर से देख रहे हैं, ओके, ये वो सेक्शन है। अब देखो सबसे पहले आगे में जो होता है इसको हम जो हाइपोथैलेमस है, मीडियल हाइपोथैलेमस, उसको चार रीजन में बांटे हुए हैं। एक रीजन तो हो गया ये ऑप्टिक कियास्मा, मैंने बताया था ये ऑप्टिक कियास्मा है। ऑप्टिक कियास्मा के पहले वाला पार्ट तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑप्टिक रीजन, ठीक है, प्री ऑप्टिक रीजन। और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है ऑप्टिक कियास्मा के ऊपर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ठीक है। तीसरा पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस का वो होता है ये ट्यूबर साइनिडम है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको बोलते हैं हम ट्यूबरल रीजन, ठीक है। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है ये मैमिलरी न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो मैमिलरी न्यूक्लियाई के ऊपर जो होगा उसको हम बोलते हैं मैमिलरी रीजन, ओके, मैमिलरी रीजन। सारे रीजन में अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्री ऑप्टिक रीजन से शुरू करते हैं। अब देखो प्री ऑप्टिक रीजन में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और उसका नाम होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब सुप्रा ऑप्टिक रीजन में जाते हैं। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में सबसे ज्यादा 4 न्यूक्लियस होते हैं। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? देखो एक न्यूक्लियस जो होता है सुप्रा ऑप्टिक है, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये होगा एक तो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा न्यूक्लियस होता है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस SCN, ठीक है। तीसरा न्यूक्लियस होता है इसमें
AHN, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। चौथा न्यूक्लियस होता है सुप्राऑप्टिक रीजन में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब ट्यूबरल रीजन में आते हैं। ट्यूबरल रीजन में 3 न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन से? एक हो गया डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ये वाला। दूसरा न्यूक्लियस होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये वाला। और तीसरा जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला पार्ट मैमिलरी रीजन में आते हैं। मैमिलरी रीजन में 2 न्यूक्लियस होता है, एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस होता है मैमिलरी न्यूक्लियस, ठीक है। देखो यहां पर देखो तुम, सबसे आगे वाले में नंबर 1 वाले पार्ट में कितने न्यूक्लियस? 1। नंबर 3 वाले पार्ट में कितने न्यूक्लियस? 3। 1 में 1, 3 में 3। नंबर 2 वाला जो पार्ट है उसमें 4 न्यूक्लियस हैं और 4 वाले में 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये चौथा पार्ट है ना, चौथा पार्ट में 1 और 2 न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट में 4 न्यूक्लियस, पहले पार्ट में 1 न्यूक्लियस, तीसरे पार्ट में 3 न्यूक्लियस, ऐसे याद रखो, ठीक है। सबसे आगे प्री ऑप्टिक, उसके बाद सुप्रा ऑप्टिक, सुप्राकियास्मेटिक, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक, पैरावेंट्रिकुलर, डोर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, आर्कुएट, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक और मैमिलरी न्यूक्लियस। तो ये तो था हमारा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। आगे हम फंक्शंस देखेंगे, तो ये सारे न्यूक्लियस एक्चुअली प्रोसेसिंग का काम करते हैं और यही सिग्नल्स देते हैं। तो फिर आगे जो हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है वो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है हाइपोथैलेमस के। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, बट उसे हम थोड़े डिटेल में देखेंगे। फंक्शंस, सबसे पहला जो फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखो होम्योस्टेसिस यानी कि जो बैलेंस बना हुआ है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है? अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर मान लो 37 से ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया मान लो, ठीक है। तो टेम्परेचर जब फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल जब किया, तो टेम्परेचर फॉल करने के बाद हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। ये सेंस करता है कि अच्छा टेम्परेचर फॉल हो गया, तो ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस यानी कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कहां पर था? मैमिलरी रीजन में था। वो एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होकर के फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और सिवरिंग करवाता है, और वैसोकंस्ट्रिक्शन और सिवरिंग के बाद टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाता है। इस तरह ये कंट्रोल किया टेम्परेचर को। दूसरा क्या केस हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, यहां तो फॉल किया था, यहां बढ़ गया। टेम्परेचर जब बढ़ गया 37 से, फिर क्या होता है कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है यानी कि एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कहां पर था? सुप्रा ऑप्टिक रीजन में था, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेशन से क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन होगा और स्वेटिंग होगा। तो ऑब्वियसली स्वेटिंग और वेसोडाइलेशन के बाद क्या होगा? टेम्परेचर फॉल करेगा और फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा ऑप्टिक कियास्मा, ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है। एंटीरियर और ये पूरा जो है ये हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? अब देखो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे अलग अलग पार्ट से नर्व्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग न्यूक्लियस से ये न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं और ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स दिस प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस। इस कैपिलरी पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और ये यहाँ न्यूक्लियस में बनता है हॉर्मोन्स, ठीक है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स यहाँ न्यूक्लियस में बनता है और इस नर्व्स के थ्रू ये हाइपोथैलेमस का जो ये न्यूरॉन्स है यहाँ इस नर्व्स के थ्रू प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये हॉर्मोन्स यहाँ रिलीज होगा और ये रिलीज होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है इन द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल्स में, ठीक है। रिलीज होने के बाद ये हॉर्मोन्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स जो हैं, ठीक है, वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गया, इसमें एब्जॉर्ब हो गया और इसके थ्रू यहाँ पे ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा और इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद ये क्या करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है। अब देखो
मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस में कौन कौन से न्यूक्लियस, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों कहां होते हैं, दोनों कहां होते हैं, दोनों एक ही रीजन में थे, याद करो। वो दोनों कौन से रीजन में थे, सुप्रा ऑप्टिक रीजन में थे। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस सुप्रा ऑप्टिक रीजन में थे, ताकि न्यूक्लियस रिवाइव हो जाए, इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या रिलीज करता है, एडीएच मेनली, थोड़ा सा जो है ऑक्सीटोसिन भी रिलीज कर देता है, ऐसा नहीं है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मेनली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, थोड़ा सा एडीएच रिलीज करता है। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मेनली क्या रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन और ये एडीएच। अब देखो ये न्यूक्लियस में बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ये हार्मोन्स न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं, और ये नर्व फाइबर्स क्या होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट होता है, ये नर्व फाइबर्स सीधे पिट्यूटरी में आ जाते हैं। ठीक है, सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, और यहां पर ये जो हार्मोन्स बने हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच यहां पर बने हैं, और यहां पर नर्व टर्मिनल्स में स्टोर होके रहते हैं। जब भी इंफॉर्मेशन आएगा इस न्यूक्लियस से, इधर इस नर्व फाइबर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन जो ही आएगा, ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। अनलाइक एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स सीधे नर्व फाइबर्स से कहां आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या था, हार्मोन्स आ रहे थे और कैपिलरी में रिलीज हो जा रहे थे, और उस कैपिलरी से ये आर्टेरियल जो है वो फिर यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से अपना काम करेगा, ये रिलीज करवाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी का अपना हार्मोन होता है बनाया हुआ। ठीक है, लेकिन यहां क्या वैसा होता है, यहां वैसा नहीं होता है। यहां जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है। समझ में आ गया, बेसिक पॉइंट है, आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे है सर्केडियन रिदम को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। अब देखो क्या होता है कि लाइट हमारे रेटिना पे पड़ता है। ठीक है, रेटिना पे जो लाइट पड़ता है, तो रेटिना से एक नर्व फाइबर आ रहा होता है, और वो हाइपोथैलेमस के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में जाकर के टर्मिनेट करता है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कौन से रीजन में था, याद करो, सुप्रा ऑप्टिक रीजन में था। ठीक है, तो रेटिना से फाइबर्स आता है हाइपोथैलेमस में, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पे आता है। ठीक है, इसके अलावा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है हाइपोथैलेमस का, वहां पर एक और जगह से फाइबर आ रहा होता है, एफरेंट फाइबर, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी से फाइबर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह से सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पे फाइबर आ रहा होता है, और ये दोनों लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लाइट एंड डार्क साइकिल का इंफॉर्मेशन सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को दे रहे होते हैं। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और आगे फिर न्यूरल एंड हार्मोनल सिग्नल्स रिलीज करता है, और वही फिर सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करेंगे। सर्केडियन रिदम मतलब कि ये मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पैटर्न्स को ये 24 आवर लाइट एंड डार्क साइकिल्स में सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का भी प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन है, ओके, स्लीप वेक साइकिल है, तो ये 24 आवर डे एंड लाइट साइकिल जो है उससे सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इसमें रोल प्ले करता है। कैसे, रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स आया सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में, और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अलग अलग हार्मोनल और न्यूरल सिग्नल्स रिलीज किया, और वो फिर सिग्नल सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखो हाइपोथैलेमस के एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कौन से रीजन में होता है, सुप्रा ऑप्टिक रीजन में होता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को जब स्टिम्युलेट किया जाता है तो वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस का पुपिल पे मान लो कौन सा एक्शन होता है, पुपिल पे कौन सा एक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। ठीक है, ओके, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। ब्लैडर को क्या करेगा, ब्लैडर को डायलेट करेगा। ठीक है, ब्लैडर को डायलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक। तो बस वैसे ही जब भी एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस पे उसका जब स्टिमुलेशन होगा तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस देखते हैं, तो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जब स्टिमुलेट होता है तो वो सिंपैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सिंपैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। वैसे ही एक होता है डोर्सोमीडियल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस कहां थे, ट्यूबरल रीजन में थे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस मैमुलरी रीजन में थे। ये दोनों न्यूक्लियस जब स्टिमुलेट होता है
तो ये एड्रिनल मेडुलरी सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस क्या किया था, सिंपैथेटिक रिस्पांस को इंक्रीज किया था, ठीक है। और एक्चुअली एड्रिनल मेडुलरी सेक्रेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो फिर सिंपैथेटिक रिस्पांस को ही सपोर्ट करेगा। तो इन तीनों के स्टिमुलेशन से ओवरऑल सिंपैथेटिक रिस्पांस ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक। ये वैसा चीज है जिसको थोड़ा सा डिटेल में हमको देखना है। देखो हाइपोथैलेमस में दो सेंटर होता है, एक होता है फीडिंग सेंटर, दूसरा होता है सैटाइटी सेंटर, ठीक है। अब देखो फीडिंग सेंटर किसको बोलते हैं, तो फीडिंग सेंटर बोलते हैं लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस याद है, हाइपोथैलेमस को हम दो पार्ट में बांटे थे, एक मीडियल एक लेटरल। तो लेटरल हाइपोथैलेमस में पूरा एक ही न्यूक्लियस था, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है उसको फीडिंग सेंटर बोलते हैं। सैटाइटी सेंटर किसको बोलते हैं, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को बोलते हैं। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, ट्यूबरल रीजन में प्रेजेंट होता है, आई थिंक याद हो आपको, ठीक है। फीडिंग सेंटर क्या करेगा, ये हमेशा एक्टिव होता है और ये स्टिमुलेट करता है जो पर्सन है उसको खाना खाओ। सैटाइटी सेंटर ताकि हो गया पेट भर गया, ठीक है। तो ये सैटाइटी सेंटर का काम होता है। और ये क्या करता है, जब ये एक्टिव होता है, ये हमेशा एक्टिव नहीं होता है, ये एक्टिव होता है तो फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो आदमी खाना खाना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये जो फूड इंटेक है उस पर बहुत सारा थ्योरीज है, ठीक है। एक ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी है, अमीनोस्टेटिक थ्योरी है, लाइपोस्टेटिक है, थर्मोस्टेटिक है, गट पेप्टाइड है। तो ये नाम से ज्यादा मत डरो, सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या क्या है, सब आसान है, बहुत आसान है सब। देखते हैं आगे। सबसे पहले ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी देखते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो सैटाइटी सेंटर मैंने किसको बोला था, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को बोला था। तो उसके सेल्स जो होते हैं वो ग्लूको रिसेप्टर के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी सैटाइटी सेंटर का सेल्स ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहा होगा तो इसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा, और फिर इसका उल्टा भी होगा कि कम ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहा होगा सैटाइटी सेंटर का सेल्स तो इसका एक्टिविटी कम जाएगा, ठीक है। जब एक्टिविटी बढ़ जाता है इस सेल्स का तो ये फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करता है, तो आदमी खाना खाना बंद कर देगा, ठीक है। अब देखो इससे एक चीज एक्सप्लेन हो जाता है कि डायबिटीज मेलिटस में पॉलीफेजिया क्यों होता है। एक्चुअली डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा ग्लूकोज है, ठीक है, वो तो बढ़ा हुआ है, प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, बट सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है उस ग्लूकोज को। क्यों, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, ठीक है। तो सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्या उसका एक्टिविटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसका एक्टिविटी नहीं बढ़ा तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या चाहेगा बॉडी कि नहीं भाई ग्लूकोज चाहिए, हमको एनर्जी मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो वो फीडिंग सेंटर को इनहिबिट नहीं किया उस टाइम, भाई ग्लूकोज उसको वो सेंस नहीं किया, ग्लूकोज तो फीडिंग सेंटर को इनहिबिट नहीं किया, तो आदमी खाते जाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज मेलिटस में पॉलीफेजिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अमीनोस्टेटिक और लाइपोस्टेटिक थ्योरी होता है कि जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद अमीनो एसिड जो है वो बढ़ जाएगा, और लाइपोस्टेटिक थ्योरी भी बताता है कि जो लिपिड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जो सेल्स होते हैं इन सेंटर्स के वो सेंस करेंगे कि ज्यादा सेल्स मतलब ये सेंटर्स का जो सेल है वो सेंस करेगा कि ज्यादा अमीनो एसिड है या फिर ज्यादा लिपिड है, ठीक है। तो वो अगेन सैटाइटी सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, सैटाइटी सेंटर फिर क्या करेगा, फीडिंग सेंटर को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थर्मोस्टेटिक देखेंगे, गट पेप्टाइड देखेंगे। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं इस चीज को कि वेरियस हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड्स जो हैं वो कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे फूड इनटेक को, ठीक है। क्या होता है, आर्कुएट न्यूक्लियस में बताया था, आर्कुएट न्यूक्लियस किस रीजन में बताया था, ट्यूबरल रीजन में बताया था, ठीक है। ट्यूबरल रीजन में आर्कुएट न्यूक्लियस होता है। ये आर्कुएट न्यूक्लियस से न्यूरॉन्स आ रहा होता है और वो ये प्रोजेक्ट करता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पे, और ये सैटाइटी सेंटर बनाता है, ठीक है। उसी तरह आर्कुएट न्यूक्लियस से न्यूरॉन्स आ रहा होता है और ये लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से प्रोजेक्ट करता है और ये फीडिंग सेंटर बना रहा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आर्कुएट न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन्स वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पे आया वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा कुछ, तो वो अल्फा एमएसएच यानी अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सीएआरटी मतलब कोकीन एंड एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर ये न्यूरॉन रिलीज करेगा।
ये आर्कुएट न्यूक्लियस से जो VMN पे आ रहा है, ठीक है। और आर्कुएट न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस पे आ रहा है वो न्यूरोपेप्टाइड Y या फिर AGRP यानी कि अगाउटी जीन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में प्रोसेसिंग वगैरह कुछ कुछ होता है, ठीक है, खिचड़ी बनता है और वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता है। तो वहां से जो न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं वो कौन से पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं, वो एक्चुअली ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन्स आएगा वो ओरेक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये तो कनेक्शंस मैंने बता दिया, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरॉन रिलीज करता है वो मैं बता दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जब स्टिम्युलेट होगा, ये नर्व फाइबर्स आर्कुएट न्यूक्लियस से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आने वाला नर्व फाइबर जब स्टिम्युलेट होगा तब तो ये अल्फा एमएसएच और सीएआरटी रिलीज करेगा, ठीक है। और ये रिलीज किया तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ और सीआरएच रिलीज किया। उसी तरह ये नर्व फाइबर जब स्टिम्युलेट होगा तब तो न्यूरोपेप्टाइड वाई और एजीआरपी रिलीज होगा, और ये जब स्टिम्युलेट हो जाएगा, ठीक है, तो ओरेक्सिन रिलीज कर देगा। यही था। अब देखो कौन कौन सी चीज है जो इस नर्व को स्टिम्युलेट करेगा, इस न्यूरॉन को जो स्टिम्युलेट करेगा। देखो लेप्टिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, लेप्टिन, ठीक है। ये लेप्टिन एडिपोज सेल्स रिलीज करता है, एडिपोज सेल्स इस लेप्टिन को रिलीज करता है। एडिपोज सेल्स कब रिलीज करेगा लेप्टिन को? एडिपोज सेल्स फैट सेल्स होता है, तो जब फैट बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है, तो ये रिलीज करता है लेप्टिन। और एक्चुअली जब एनर्जी लेवल पूरा एकदम मस्त है, अच्छा सा है, तो बॉडी क्यों चाहेगा कि आदमी खाए, है ना, और खाएगा तो मोटा हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लेप्टिन रिलीज होता है, ठीक है। ये लेप्टिन क्या करता है, ये लेप्टिन इस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है, इस न्यूरॉन को आर्कुएट न्यूक्लियस से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो आ रहा है उसको स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है। तो ये अल्फा एमएसएच और सीआरटी रिलीज किया, और ये यहां पर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस फिर सीआरएच रिलीज किया। तो इससे सैटाइटी सेंटर क्या होता है, सैटाइटी सेंटर का एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, और सैटाइटी सेंटर आदमी को खाने से रोक देगा, ठीक है, फूड इंटेक कम कर देगा। फिर उसी तरह ये लेप्टिन जो है ये इनहिबिट करता है किसको, ये इस पाथवे को इनहिबिट करता है, इसको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ग्रेलिन होता है, ग्रेलिन एक्चुअली स्टोमक रिलीज करता है जब फास्टिंग में होते हैं हम लोग, ठीक है, स्टोमक के द्वारा रिलीज होता है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन इसके उल्टा काम करता है। ग्रेलिन क्या करता है कि ये जाता है और इस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। जब ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो यहाँ न्यूरोपेप्टाइड वाई और एजीआरपी रिलीज करेगा, और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो स्टिम्युलेट हो जाएगा, और वो फीडिंग सेंटर है, फीडिंग सेंटर स्टिम्युलेट हुआ, ठीक है, तो फूड इंटेक बढ़ जाएगा। उसी तरह इसको ये जाकर के इनहिबिट करता है आर्कुएट न्यूक्लियस से जो वीएमएन में आ रहा है, तो इसको इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इनहिबिट हो गया। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस सैटाइटी सेंटर है, मतलब सैटाइटी सेंटर इनहिबिट हुआ, क्या होगा, फूड इंटेक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब अल्फा एमएसएच, सीएआरटी और सीआरएच क्या करा रहे हैं, फूड इंटेक को घटा रहे हैं, ठीक है, फूड इंटेक को घटा रहे हैं। इसके अलावा लेप्टिन, इसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड वाई, एजीआरपी और ओरेक्सिन क्या कर रहे हैं, फूड इंटेक को बढ़ा रहे हैं, ओके। और लेप्टिन जो है वो क्या कर रहा है, इस पाथवे को स्टिमुलेट करके फूड इंटेक घटा रहा है, और ग्रेलिन इस पाथवे को स्टिमुलेट करके फूड इंटेक बढ़ा रहा है। समझ में आ गया कौन सा केमिकल फूड इंटेक बढ़ाएगा और कौन सा केमिकल फूड इंटेक घटाएगा, इतना समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब था गट पेप्टाइड थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जब हम खाना खाते हैं और वो फूड जीआईटी में जाता है तो वहां पर कुछ हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, जैसे कि सीसीके हो गया, कोलिसिस्टोकाइन, ठीक है, वो रिलीज हुआ। तो वो क्या करता है, वो हार्मोन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड जो रिलीज हुआ जीआईटी में, वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके फूड इंटेक को कम कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया गट पेप्टाइड थ्योरी। अगला थ्योरी है थर्मोस्टेटिक थ्योरी। थर्मोस्टेटिक थ्योरी ये बताता है कि जब कोर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ध्यान देना कोर टेम्परेचर है, ये सेल टेम्परेचर नहीं है, कोर टेम्परेचर है। सेल टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर होता है, ये कोर टेम्परेचर है, ठीक है। जब कोर टेम्परेचर कम होता है तो फूड इंटेक बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। जब कोर टेम्परेचर बढ़ेगा फूड इंटेक घट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। तो हाइपोथैलेमस बॉडी वाटर को भी रेगुलेट कर रहा होता है। कैसे रेगुलेट कर रहा होता है,
दो मैकेनिज्म होता है इसका, एक तो थ्रस्ट सेंसेशन प्रोड्यूस करके और दूसरा होता है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को कंट्रोल करके। देखो, जब जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन अराउंड, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेटरल हाइपोथैलेमस के अराउंड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होता है कि लेटरल हाइपोथैलेमस सेंस करता है इस चीज को और वो स्टिम्युलेट होगा, तो वो स्टिम्युलेट होता है तो वाटर को टेक करने का, वाटर ड्रिंक करने का एक डिजायर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर पानी पिएगा आदमी, थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर लेगा, ठीक है, तो जब जो ही वाटर लेगा तो कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, जो बढ़ गया था वो कम हो जाएगा डाइल्यूट होके। उसी तरह रीनल एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। मान लो कि बॉडी में वाटर की जो फ्लूइड है उसकी कमी हो गई, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बॉडी फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस चीज को सेंस करता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जब सेंस करता है इसको तो वो क्या करता है, वो आकर के एडीएच रिलीज करता है, ठीक है, एडीएच रिलीज करेगा और वो एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे, किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उस पे एक्ट करेगा और वहां से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है, तो इस तरह वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा और कंसंट्रेशन भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो दो मैकेनिज्म था रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर का, एक थ्रस्ट सेंसेशन प्रोड्यूस करके और रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को कंट्रोल करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सीवीएस को कंट्रोल करता है। अब देखो सीवीएस को कैसे कंट्रोल करता है उसको देखते हैं। सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खैर इतना तो सब जानते हैं। अब देखो हाइपोथैलेमस का दो न्यूक्लियस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। कौन कौन सा, पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये दोनों जब स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो गया तो इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है, इसके अपोजिट काम करेगा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, इन दोनों के अपोजिट प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस काम करेगा, ये बीपी घटाएगा, हार्ट रेट घटा देगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जैसे लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो गया, तो वो मैंने पहले ही बताया था, वो थ्रस्ट को भी इंक्रीज कर रहा था और फूड इंटेक को भी बढ़ा रहा था, फीडिंग सेंटर था वो, ठीक है। तो लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर के क्या करेगा, इंक्रीज्ड टेकिंग ऑफ वाटर, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड फूड इंटेक करवाएगा। इसके अलावा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है तो वो फूड इंटेक कम कर देगा और सेटाइटी करवाता है, ठीक है। तो ये सब बिहेवियर्स जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है और जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो पार्ट सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के बारे में। एक्चुअली सिंपल में बोले तो हाइपोथैलेमस एक ट्राइड को कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस एक ट्राइड को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एएनएस को कंट्रोल किया, एंडोक्राइन सिस्टम, एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम, बिहेवियर्स मैंने बताया ही, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा और सब छोटे मोटे चीज है, ठीक है, छोटे मोटे तो नहीं है, बड़े बड़े चीज ही, लेकिन उसको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि वाटर इनटेक हो गया, सीबीएस हो गया, ठीक है, तो उन सबको भी कंट्रोल करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस का फंक्शंस एंड न्यूक्लियाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।